खुशामदीद और वेलकम बैक। ईमान अफरोज़ तिलावत, नात और बयान के बाद अब हमारे इस सेगमेंट में जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं नौजवान सितारों से, कम्युनिटी के लिए, बरादरी के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी ट्रेड के लिए और वतन अजीज़ के लिए जिन जिन नौजवानों ने फ्रंट लाइन पर आकर कोशिश की है अपनी इस्तात के मुताबिक किसी न किसी अंदाज में सोसाइटी को या अपनी ट्रेड को या पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकें, अपने बिज़नेस के साथ साथ ऐसे ही गौहर नायाब को हम दावत देते हैं हमारे इस नौजवान सितारे के सेगमेंट में। और आज ऐसा ही नौजवान हमारे साथ मौजूद भी है जिसने कई शोबों में अपना लोहा मनवाया। रियल इस्टेट के शोबे से आपका ताल्लुक़, मदीना प्रॉपर्टी यकीन तौर पर एक मोतबर तरीन नाम अपनी फील्ड का, अपने शोबे का, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता रहे, बहरिया टाउन में बहुत काम किया, अपने अर्ली दिनों से वहाँ से वाबस्ता रहे हैं और अब तक वाबस्ता हैं। डिफ क्लेरिया आपने नाम सुना है, डिफेंस एंड क्लिफ्टन के रियल इस्टेट की एक मोतबर तरीन नाम है एजेंट्स का। उसके जो है आप वेलफेयर सेक्रेटरी भी रहे हैं। और इसके बाद अगर इनकी तारीफ़ में कुछ और कहना पड़ा तो यही है कि एक इंतहाई नफीस इंसान है, बहुत ही वाइब्रेंट नौजवान है, हमेशा कुछ ना कुछ करने के जस्तजू रखते हैं। मेरे साथ मोहम्मद सईद मेमन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में इस वक्त देने के लिए। और नौजवान सितारे का सेगमेंट जैसे मैंने आगाज़ में इंट्रोडक्शन में कहा कि वो लोग जिन्होंने अपनी अर्ली एज से ही ना सिर्फ ये कि कारोबारी दुनिया में बल्कि सराउंडिंग्स में देखते हुए उन अहबाब को जहाँ जहाँ भी इंसान समझता है कि मेरी यहाँ ज़रूरत है और मैं यहाँ कुछ बेहतर अपना फ़र्ज़ अदा कर सकता हूँ, वहाँ आपने पूरी कोशिश की है। आगाज़ करता हूँ मैं बहरिया टाउन से, क्योंकि लोग बहरिया टाउन के बारे में बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की राय रखते हैं और नो डाउट कई लोग बड़े सचोपन में भी हैं। आप नफ्स, आपके हाथ में पल्स है बहरिया टाउन की और आपने फ्रॉम डे फर्स्ट बहरिया टाउन को न सिर्फ ये कि ओन किया है बल्कि एक अरसे तक उसके साथ मुंसलिक हैं और अब तक भी किसी न किसी अंदाज में आपका वहाँ पे बड़ा असर रसूख भी है। कैसे देखते हैं बहरिया टाउन का वो उरूज, इसके बाद भी थोड़ी सी टर्मोइल आया, फिर डाउनफॉल आया है और अब यकीनी तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि लोगों को मज़ीद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्ताफ़ भाई आपका, आपके मेमन टीवी का, अली गोडेल और तमाम टीम का बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया, दावत दी, अपने पास बुलाया। और जहाँ तक बात है इस वक्त माह रमज़ान से हम और आप गुज़र रहे हैं, तो हमारी और हमारी तमाम टीम की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की खुशियाँ, इबादत, नमाज, तरावी, रोज़े सब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। और इसमें हमने अक्सर ही सुना है और ऐसा है ही कि रमज़ान का महीना अगर हमें और आपको मिलता है तो हमसे बड़ा नसीबदार कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। बेशक बेशक। जहाँ तक आपकी बात है रियल इस्टेट को लेके, बहरिया टाउन को लेके, तो बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस वक्त बैठे हैं सन 2025 में, फरवरी मार्च में तो हम ये कह सकते हैं कि एक हकीकत है और एक ऐसी हकीकत हो गई है कि जो मलिक रियाज ने और बहरिया की तमाम टीम ने जो लाइफस्टाइल लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में हमारे पाकिस्तान को दिया है कि जिससे तमाम दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान पहचाना जाता है और ट्रिलियंस में लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बहरिया टाउन में हैं और अच्छे अंदाज में लोग वहाँ रहते हैं। मेरा भी कारोबार बहरिया के साथ मुंसलिक रहा है, डिफेंस में भी है, क्लिफ्टन में भी है, शहर में और जगहों पे भी है। कुछ प्रोजेक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे भी किए हैं, शहर में भी कर रहे हैं, तो काम चल रहा है। मज़ीद मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्लाह ने चाहा दिन ब दिन जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा, फ़िलहाल हालात कुछ वक्ती चैलेंजिंग पोजीशन से सिस्टम गुजर रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा दिन ब दिन ये और अच्छा होगा और लोगों को रोज़ी रोज़गार के मौके मिलेंगे इंशाअल्लाह इसके अंदर। सर बड़ी दानिशमंदाना गुफ्तगू होती है जब मैं आपसे मिलता हूँ, बड़ी दिल को तसल्ली होती है कि शायद ऐसे नौजवान अब भी कुछ सोचने वाले, मुल्क के लिए, अपनी ट्रेड के लिए, अपनी ट्रेड के लोगों के लिए सोचने वाले लोग अब भी मौजूद हैं। ये सईद मेमन जो आज हमारे सामने बैठा है, आगाज़ कैसे होता है सईद का, किस अंदाज से, किस ग्रास रूट से निकल कर जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर पहुँचे? सईद मेमन जो आपने भी एक सवाल किया, ये मेरे माँ बाप की दुआ से, अल्लाह के हुक्म से और सरकार के सदक़े। और हम तो बस कुछ भी नहीं थे, क्या थे,
और अल्लाह पाक ने इतना करम किया वक्त के साथ साथ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, लाइफ होती है, जद्दोजहद होती है, वर्किंग होती है, और हमने भी की, सब लोग भी करते हैं। अल्लाह पाक की मर्ज़ी है किसकी कब कहाँ बारी आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज सन ईयर 2003 या 2004, जब मुझे किसी जगह मेरे किसी रेफरेंस से एक जॉब मिली। और मैं अक्सर जगहों पे बैठ के बोलता हूँ ये, ताकि जो और भी सुने उसे भी इससे कुछ समझ आए, कि मेरी सैलरी थी उस टाइम पे आई थिंक 6,000 रुपये। ओह, एज एन अकाउंटेंट मुझे जॉब मिली थी किसी जगह पे अल्ताफ़ भाई। और जिनके पास मैं काम करता था उनका रियल इस्टेट का भी काम था, उनका टेक्सटाइल का भी काम था, और उनके भी इस तरह डिफरेंट बिजनेसेस थे। तो उन्होंने रियल इस्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ सेल परचेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स में देखा करता था। अब उसमें मुझे एक जुस्तजू आ गई कि मैं भी देखूं कि ये क्या चीज़ है। हालांकि जब हम गुजरा करते थे तो हमें तो नहीं पता था कि ये ज़मीन क्या है, फ्लैट क्या है, बंगला क्या है। इंसान अपनी एक सोच के लिमिट्स में होता है। तो उसमें से फिर मैंने उसको और खुरेदना शुरू किया, देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। उसी टाइम पे कुछ दोस्त बहरिया की जो इस्लामाबाद की, लाहौर की फ़ाइल्स होती थी ना, प्लॉट्स, वो सेल परचेज़ किया करते थे। तो उसमें किसी को बड़ा अच्छा उसमें प्रॉफिट भी हुआ, किसी को लॉस भी हुआ, चलती रही कहानी। तो हमने भी उसको देखना शुरू किया, हमारे लोगों को बोलना शुरू किया, और वहाँ से ये कारवां चला है। और उसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता जाता रहता है, लेकिन मेरा हर हाल में ये कहना है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। नरमी, गर्मी, सर्दी, खिज़ा, बहार, ये हर कोई देखता रहता है। बिल्कुल सही। और इसी से इंसान आगे बढ़ता है। अब बस मेहनत करते रहें, लगन करते रहें। पहले हम रियल इस्टेट की फील्ड में इस तरह आए कि कोई ब्रोकरी करने लगे, सेल परचेज करने लगे। फिर उसके बाद माशाल्लाह ये पोर्टफोलियो बढ़ता गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं जॉब करता था मैंने उनसे इजाज़त ली और मैंने अपना कारोबार शुरू किया, अपनी मदीना प्रॉपर्टीज़ बनाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जब मदीना प्रॉपर्टीज़ बनाई तो उसके बाद फिर हमने और ज़्यादा इसके अंदर शहर में बहुत सारी जगहों पे सेल परचेज शुरू की। बहुत से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जुड़ते रहे हमारे साथ, बहुत से इन्वेस्टर्स जुड़ते रहे। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने माँ बाप की दुआ से मौका दिया, दिल में एक अरमान सा आया कि क्यों ना हम लोगों के लिए घर बनाएं। तो फिर वो जब घर बनाए और फिर उनके दिलों में अपनी जगह मज़ीद बनाए, क्योंकि वो लोगों की फरमाइशें भी आती गई। फिर हमने बिल्डिंग्स का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन अल्लाह पाक तरक्की देता आ रहा है माँ बाप की दुआ से, और आज आपके सामने आपका भाई बैठा। क्या बात है, क्या बात है। कितनी सादा सी गुफ्तगू है, कितनी सादा। मतलब ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है दोस्तों, जिस अंदाज से मोहतरम सईद भाई ने हमें बताया कि मुश्किल नहीं है। 6,000 से आगाज़, 6,000 की जॉब से आगाज़ किया था। वहाँ आसपास होने वाले कामों पर निगाह ज़रूर रखी थी, सीखने की जुस्तजू थी, कुछ आगे बढ़ने का जो है वो शौक़ था। तो वो आसपास होने वाली एक्टिविटीज़ को अपनी निगाहों में रखा, सिर्फ अपनी ज़ात तक, अपने काम तक महदूद ना रहना और आसपास निगाह रखना, ये आपको आगे बढ़ाता है, आगे के रास्ते दिखाता है। यही था वो कमाल जो दिखते गए। और अब ये तो मैं ज़रूर कहूँगा सईद भाई कि आपकी इब्तिदा जो है वो बहरिया टाउन से हुई है। रियल एस्टेट सही माना में कह सकते हैं रियल एस्टेट तो से लिंक है बिल्कुल। कई ऐसे शोबे हैं नाज़रीन कराम जो आपको एक पहली थपकी देते हैं, आपको पहली मोटिवेशन देते हैं, और बहरिया टाउन में से एक जिसमें सईद भाई आज एक कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब रियल एस्टेट एजेंट, कामयाब कंस्ट्रक्शन और मदीना प्रॉपर्टी यकीन तौर पर एक मोतबर तरीन नाम है। इससे रियल एस्टेट की बात करता हूँ, और बिसाइड पूरा शहर अब जो है वो एक वसी और यानी कि एक रियल एस्टेट और इवन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की डायनामिक्स चेंज हो गई गुज़िश्ता 10 सालों में। अगर मैं देखता हूँ तो शायद अब वो 5 स्टार की तरफ चली गई हैं, और ऐसा नज़र हाई एंड की तरफ आ गई है। हाई एंड की तरफ गई हैं। और इसके बाद ये जो शोबा अब दुबई की तरह जिस तरह से यहाँ फ्लोरिश कर रहा है, और जिस अंदाज की बिल्डिंग्स यहाँ बन रही है, एक तो हाई रेस, उसके बाद अंदर जो एमिनिटीज़ जो हैं उनका जितना ख्याल रखा जाता है शायद एक ज़माने में इतना नहीं था। पहले मैं रियल एस्टेट की तरफ आता हूँ। कहते ही हैं कि रियल एस्टेट गो के लोगों की दस्तरस या बाइंग पावर से तो अब भी कुछ दूर नज़र आती है, लेकिन रियल एस्टेट का जो एक्चुअल बंदा है या जो रियल एस्टेट की फील्ड से वाबस्ता है, वो कहते हैं कि ये अब भी माइनस तरीन पॉइंट पर है इस वक्त भी, अगर ये इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। क्या आप इससे एग्री करते हैं सर? 100% आई एग्री योर पॉइंट। ऐसा ही है। आज भी आप देखें ना कि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमारी तरह के या दूसरी तरह के दोस्तों के मिडिल क्लास के लोगों के लिए 2 करोड़ 3 करोड़
1.25 करोड़ रुपए में फ्लैट्स अवेलेबल हैं। कुछ हाई एंड एरियाज़ हैं जहाँ 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए की वैल्यूज़ हो गई हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत क्वेश्चन मौजूद है, बहुत जगह है, बहुत गुंजाइश है। और जिस तरह हमारे जो मुल्क के अंदर माशाल्लाह जो लोग जिस तरह कारोबार करते आ रहे हैं, तो हर बंदे को रहने के लिए देखिए घर तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हर सूरत में चाहिए। इस वक्त हम आपके सेट पे वेमन टीवी पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह मैं बहुत सारा स्टाफ यहाँ पे देख रहा हूँ, तो लाजिम सी बात है, ये तो डिसाइडेड बात है कि हर स्टाफ किसी ना किसी घर में रहता है। अच्छा, चाहे वो किराए का है, चाहे वो उसका अपना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जब अपनी नीयत अच्छी रखता है, अपने हालात को, चीज़ों को वक्त के साथ साथ बेहतर करता है, तो चीज़ें बेहतर होती रहती है। बिल्कुल सही। तो मेरी अपनी समझ ये है कि बहुत से हमारे शहर के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं। अब देखिए ना, पहले हम शुरू में रहते थे खारादर के अंदर, मीठादर के अंदर, ऐसा ही था, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते लोग बहादुराबाद की तरफ आए, क्लिफ्टन की तरफ आए, जनरल्स कॉलोनी की तरफ आए, सिविल लाइन्स की तरफ आए, एरियाज़ की तरफ आए। तो लोग चेंज होते रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ इंक्रीमेंट करती रहती है। लेकिन आप वाली बात, आज हम 2025 में हैं, अल्लाह ने चाहा, मेरी अपनी एनालाइज कह लो, फोरकास्ट कह लो, जो मेरा एक 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, मज़ीद हमारी प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ से रेट्स को इम्प्रूव होने की बहुत जगह है, बहुत जगह है। दुनिया की और जगहों के रेट्स को अगर हम कंपेयर करें तो उस हवाले से हमारे पास बहुत सारी गुंजाइश अभी भी मौजूद है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट और बाइंग टाइम है, अगर इसमें जो लेगा वो आइंदा सालों के अंदर यकीन तौर पर कुछ ना कुछ इसमें अर्न कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी एक लेटर नोट मैं कहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर मज़ीद बेहतर होने की अभी गुंजाइश है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोगों को जो बाहर मुल्क से ओवरसीज़ हमारे पास एक वक्त में इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे, थोड़ा सा वो रुके हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स करने से। उसकी एक वजह है, बहुत सिंपल है, कि जो हम समझते हैं एक नाकिस सोच के मालिक हैं, बाकी तो एक से एक एनालाइज बैठे हुए हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, कि एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ के अंदर। जैसे आज अगर एक पॉलिसी मेकर्स जो बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, उसको अगर हम सस्टेन कर जाएं अगले 5 साल 2 साल 10 साल के लिए मिनिमम साइड पे, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, वो फिर ट्रस्ट डेवलप जब होता है तो वो खुद इन्वेस्ट करने आते हैं। और जब बार बार अल्लाह ना करे अगर हम किसी का ट्रस्ट डेफिशिएट करेंगे, तो वो क्यों हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, या क्यों हमारे और आपके पास इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पॉलिसीज़ में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और आपके हाथों में हैं। हम हमारा जो जितना भी हमारा जो पोजीशंस हैं, सारे हालात हैं, उनको चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं ताकि लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और हम मज़ीद तरक्की करें। पॉलिसी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कराम, और ये और पॉलिटिकल और मईशत का बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है। पॉलिटिकल भी हमें, आप, हम सबको मिलकर और हमारे अरबाब इख्तियार को भी, कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मज़ीद किसी और टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑलरेडी हमने मुख्तलिफ, ये बात मैं यकीन तौर पर मेरे मेहमानों से भी करता रहता हूँ कि अब वक्त है कि कोई ऐसी कॉन्क्रीट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का और पॉलिसी मेकिंग का, ताकि हम सब उस पॉलिसी के तहत अगले 8, 10, 12 सालों तक कंसिस्टेंसी के रहें, और वो उन लोगों का जिनका एतमाद कुछ किसी भी वजह से मुतज़लज़ल हुआ है, वो दोबारा से हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बने। क्योंकि अगर हमने रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ही अगर हमने सपोर्ट कर दिया और उसे आगे बढ़ा दिया, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि 70 से ज़ायद और इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। बात करते हैं सईद मेमन साहब से। अभी वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा आता हूँ, तो मुल्क की सतह पर अब हमें किस अंदाज से आगे बढ़ना है और वो इलाइट इंडस्ट्रीज़ किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती हैं, उन पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment,
marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. वेलकम बैक नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में। और मोहतरम सईद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही यंग और वाइब्रेंट और अपने शोबे में बड़े ही गुरु कहलाने वाले। 20 साल का इनका तजुर्बा इस उम्र के अंदर में यकीन तौर पर हम सब के लिए बड़ा ही जो आई ओपनिंग है, और जो इन्होंने अपना आगाज़ बताया है ये शायद हम सब के लिए मोटिवेशन है कि जिस अंदाज से इन्होंने एक छोटे से काम से, छोटी सी जॉब से आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मदीना प्रॉपर्टीज़ एक मोतबर तरीन नाम है डिफकिलेरिया का। सर डिफकिलेरिया से शुरू करता हूँ थोड़ा सा कि आपने बहरिया से शुरू किया और आप डिफकिलेरिया तक अल्हम्दुलिल्लाह एक मोतबर तरीन सईद मेमन का नाम है, आपकी कंपनी का नाम है। क्या है ये डिफकिलेरिया, थोड़ा सा लोग इससे समझना भी चाहेंगे, और किन एरियाज़ में मुश्तमिल है और इसका काम क्या, क्योंकि आप मुझे याद पड़ता है कि फॉर्मर जो है इसके वेलफेयर सेक्रेटरी भी रहे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी थी वेलफेयर का, वो क्या काम हुआ करता था? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक तो डिफकिलेरिया और प्लस थोड़ा सा ये आपकी जो जॉब थी उस पर्टिकुलर प्रीवियस बॉडी के अंदर, उसमें आपने क्या काम किया? डिफकिलेरिया एक्चुअली डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, जो जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं पूरे डिफेंस एंड क्लिफ्टन की, उनकी वाहिद और सबसे बड़ी एक जमात है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे डिफकिलेरिया के मेंबर्स हैं, बाकायदा मुनज़्ज़म जमात, जिस तरह से इनकी सारी हमारी हायरार्की बनती है और सारे काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास भी दूसरी कोई यूनियन नहीं है इस वक्त। आई मीन माई वर्ड्स, इसको आप खुद भी सेकंड कर सकते हैं। उसमें 2021 से 2023 के टेन्योर में जब इलेक्शन हुए तो कुछ दोस्तों ने मुझे इसके अंदर कहा कि मैं भी इसके अंदर अपनी जो खिदमात हैं वो दूँ। तो वैसे तो 7-8-9 सालों से लोग राब्ते करते रहते हैं, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जो लोग होते हैं उनको सब राब्ते करते रहते हैं, लेकिन जब वेलफेयर का नाम आया तो वो एक एक्स्ट्रा नस मुझे लगता है तो वो बिल्कुल ज़ोर से ऊपर आने लगी ना कि भाई अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत की खिदमत का काम, जिसका मैं अल्लाह से बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये काम मुझसे लिया। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है, हमारे इंसान की कोई ताकत नहीं है। तो उसमें दिन वेलफेयर सेक्रेटरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करने को मिला। अल्लाह पाक ने बड़े अच्छे से उसमें मुझे मौका दिया कि मैं जीत के अपनी सीट पे आया बैठा। और जितने भी हमारे डिफकिलेरियंस हैं, और डिफकिलेरियंस तो एक प्लेटफॉर्म है ना हमारा, लेकिन साथ में कनेक्टिंग जो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हों जिनके लिए हम किसी भी तरह की कोई भी मदद कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात से, असर व रसूख से, फाइनेंशियली, कोई लेन देन से, किसी की खुशी गमी में साथ खड़ा होके, तो इस तरह के बहुत से काम अल्लाह पाक ने कराए। उस वक्त मुझे याद है कि इत्तफाक़ किया, अल्लाह की मर्ज़ी थी, कोविड आ गया था। फिर वो कोविड वैक्सीनेशन, फिर वो राशन ड्राइव, फिर वो मेडिकल हेल्थ कार्ड, फिर वो इसके अलावा इस तरह की ये नेम इट, हॉस्पिटल थे, स्कूल्स थे, जितनी चीज़ें आती गई, वो हमारी तरह के बंदे को एक और प्लेटफॉर्म मिल गया। तो बस हमने जो उसमें बस एक बात बताना मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन बस जो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने जो हमसे काम लिया वो बहुत काम लिए और माशाल्लाह बहुत काम हुआ। अब आने वाले दिनों में फिर रमज़ान के बाद फिर इलेक्शन है, मार्च में या अप्रैल में आई थिंक एक्सपेक्टेड है, तो अब देखें जो अल्लाह का हुक्म इंशाअल्लाह। आजमाइश की उन घड़ियों में जिसका आपने जिक्र किया है, कोविड वो ज़माना था, यही तौर पर हर कोई किसी न किसी अंदाज से परेशान था। एक रियल इस्टेट, और मैं समझता हूँ रियल इस्टेट भी नहीं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वो इंडस्ट्री थी जो अपने तौर पे किसी न किसी अंदाज से अपने लोगों को संभाले हुए थी। उस दौर में आपने वेलफेयर का काम किया। आप समझते हैं कि नो डाउट आपको ये खुद नुमाई नहीं है, शायद मोटिवेशन होती है और तमाम लोगों के लिए कि कितना ज़रूरी था बढ़ चढ़कर उस मौके पर या आइंदा आने वाले खुदा न खासा मेरे मुँह में खाक, ऐसी किसी एमरजेंसी में हम एमरजेंसी को, उस आजमाइश को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया बनाने का अल्लाह पाक का जो मकसद है ना, जो हमने आपने सीखा सुना अपने बड़ों से, वो है ही औरों के काम आना। तो वो है ना, एक बड़ा अच्छा एक शेर है कि
है ज़िंदगी का मकसद है औरों के काम आना, वरना इताअत के लिए कुछ कम न न थे, करो बया तो करो बया, कहते हैं फरिश्तों को ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। हाँ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे, करो बया। अल्लाह पाक की इताअत के लिए तो फरिश्ते थे, हैं और रहेंगे। तो अल्लाह पाक ने ये दुनिया बना के हम लोगों को, आपको दुनिया में भेजा ही सिर्फ इस मकसद से है कि कौन किसी इंसान की कितना काम आता है। देखिए ना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कितना आसान है कि अल्लाह के हुकूक और इंसानों के हुकूक। तो हुकूकुल्लाह जो हमें हक़ अदा करने हैं वो अल्लाह के लिए हैं, उसमें कमी पेशी गलती कोताही अल्लाह बेनियाज बादशाह है, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद के लिए अल्लाह का भी हुक्म है कि अल्लाह ना करे किसी को तंग किया या किसी का हक़ पूरा नहीं किया, तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह पाक माफ़ नहीं करता। तो ये तो दुनिया का मकसद ये है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में टाइकून, मैं डॉक्टरी में टाइकून, मैं किसी फील्ड में टाइकून। तो हमारी एक ख्वाहिश है हमारी माँ बाप की दुआ से कि बस वेलफेयर की जो वेलफेयर हो रहा है ना, इसमें अल्लाह पाक करे अल्लाह हमसे इतना काम ले ले कि हम उसके टाइकून बन जाएं। क्या बात है। और हमारी ज़िंदगी इसी में पूरी हो जाए। खिदमत इंसानियत में और बंदों की खिदमत में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत में अगर हमारा नाम आ जाए तो क्या ही बात है, क्या बात है, क्या इसका मज़ा ही अलग है। अल्ताफ़ भाई यकीन करें, जैसे आप अगर कोई, मैं छोटी सी एक बात, अभी टॉपिक छिड़ गया, रमज़ान का महीना है, तो जैसे कोई इफ्तारी के लिए, कोई सहरी के लिए कोई किसी की मदद करता है, जैसे आप किसी की मदद करते हो 100 रुपए की, 200 रुपए की, लाख रुपए की, 10 लाख की, करोड़ की, फिर ज़कात तो निकलती है ना, और ज़कात के अलावा साफ पैसा भी निकलता है, ये भी डिसाइडेड है। तो अगर आप किसी ज़रूरतमंद को 5,000 रुपये दो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी कितनी ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ एक और आइडिया जो मेरे जहन में चलता रहता है, आप किसी भी ना पसमानदा इलाकों से गुजरो, उधर अक्सर आप नोट करना कि कोई समोसे वाला खड़ा हुआ है, बेच रहा है, उसका बिकता नहीं है बेचारे का, वो ब्रांडेड नाम नहीं है ना, सही बात है, या कोई चने वाला खड़ा हुआ है, या कोई जूस वाला खड़ा हुआ है, मतलब इस तरह के बहुत से रेडी लगे हुए लोग हैं। तो कुछ भी नहीं करो ना, आप 1,000, 2,000, 5, 10, 20 हज़ार की उनसे चीज़ें खरीद लो, उनका बिक गया, समझो आपने उनकी हेल्प कर दी, और वही लेके आप किसी मस्जिद में दे दो, किसी इफ्तारी वाले को दे दो, किसी ऐसी बस्ती से गुजरे वहाँ बस्ती को दे दो, तो जिसको पहुँचना था उसको पहुँच गया, आप दे उसको पैसे भी सकते हो, लेकिन थोड़ा अपना वक्त भी तो लगाओ ना। क्योंकि देखो अल्लाह के आगे जब हम और आप कुर्बानी करते हैं, जैसे गाय काटते हैं लोग, बकरे काटते हैं, बैल काटते हैं, सब लोग अपनी अपनी कुर्बानी जो अल्लाह ने मौका दिया करते हैं, तो अल्लाह पाक के पास तो ना खाल जा रही है, ना खून जा रहा है, ना गोश्त जा रहा है, अल्लाह पाक के पास तो नीयत जा रही है। तो अपना वक्त लगाओ, जिनको आपकी ज़रूरत है, अगर अल्लाह ने आपको इस लायक किया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये हमारी आपकी कोई औकात नहीं है कि हम किसी का करते हैं, ये अल्लाह ने इस लायक किया है, ये इनका माल है। क्या बात है, क्या इंसान तो चले जाना है। तो क्या आज तो रमज़ान की जो है ना ईमान अफरोज़ गुफ्तगू, आज सोचा मैंने कुछ और था, लेकिन आज गुफ्तगू का जो डगर है ना, वो पाथ जो है वो चेंज हो गया है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं दोबारा से आने की ज़रूर कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे कुछ इनके बंद उक्तों को भी तो आप सबके सामने लाना है। सर, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है, इसको पेरेंट इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं कि ये कई एलाइड इंडस्ट्रीज़ को साथ लेके चलती है, ठीक है ना। और ये मैंने कहा, जिसका जिक्र भी किया कि कोविड में एक इंडस्ट्री थी जो अपने बूम पर, अपने पेस पे चल रही थी, जिसके बायस कई चूल्हों को हमने ठंडा होते हुए ना देखा। ये खुदा का शुक्र है। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जो है जिसने बहुत ही जो है वो दयानतदारी और शार्पनेस के साथ, चालाकी के साथ अपने इस रोल को प्ले किया, हुकूमती सतह पर भी और हमारे लोगों ने भी बड़ा काम किया। कैसे देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आज की इस सिचुएशन को, अब से अगर 2-4 साल 5 साल पिछले से मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो? एज एन सईद मेमन मदीना प्रॉपर्टीज़, एज एन इंडिविजुअल अगर मेरा आप इस पर मौक़िफ़ मांगेंगे, किसी प्लेटफॉर्म से नहीं, इंडिविजुअल, तो मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की बैकबोन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो इदारे इसको सुन रहे हैं, जो समझते हैं, चाहे फेडरल हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। वाई डोंट यू गाइज अंडरस्टैंड? उसकी बहुत आसान वजह है, 1-2 मिनट में सामने आ जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारी मत सुने, गूगल लिखे तो आपको सामने आ जाएगा, या किसी भी जगह पे चेक करें कि देखिए, जैसे मेरी एक बिल्डिंग है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में, मेन जन एवेन्यू पे, जो ऑलमोस्ट 80% रेडी है, ग्राउंड प्लस 18। अब जब वो बिल्डिंग बनी तो उसमें सीमेंट भी आई, उसमें ब्लॉक भी आया, उसमें सरिया भी आया, उसमें इलेक्ट्रिकल वायर भी आया, उसमें प्लम्बिंग मटेरियल भी आया, उसमें लकड़ी भी आई, उसमें एल्युमिनियम भी आया, यू नेम इट। ये जो 50, 60, 70 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब उधर से आती है ना। तो भाई जब ये बिल्डिंग्स बनेंगी, लोगों को काम करने के मौके अच्छे से मिलेंगे,
तो ही वो इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी। अब जहाँ ये सीमेंट बन के आती है, हमें अंदाज़न कुछ 1150 के आसपास का आज रेट है बोरी का, तो उसकी भी तो फैक्ट्री चल रही है। अगर हम या हमारी तरह के और जितने भी बिल्डर्स हैं वो सीमेंट खरीदेंगे ही नहीं या खरीदना कम कर देंगे, तो जिसकी भी सीमेंट फैक्ट्री है उसने अपनी अपनी जितना भी स्टाफ है उसको डाउन साइजिंग करना है डेफिनेटली, और जितना उसका ज़्यादा बिकेगा उतने प्लांट ज़्यादा लगाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम है, इसी तरह ब्लॉक्स हैं जो बनते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। बल्कि अच्छा आपने बहरिया टाउन का जिक्र अभी किया ही है, तो मुझे बताया ना अल्ताफ़ भाई, आप भी माशाल्लाह कराची शहर में ही बड़े हुए हैं और हम भी 41-42 साल के कराची शहर में ही हो गए, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। ये जो हम सुपर हाईवे से आगे जाया करते थे आज से 12-15 साल पहले, तो सुपर हाईवे से आगे जो ये लेफ्ट का सारा गडाब का एरिया है, जी जी, इसके बारे में हम और आप पहले क्या सुना करते थे, ऐसे बंजर होता था, लिटरली बंजर होता था। आज वहाँ इस वक्त एक शहर आबाद है, हज़ारों लोग रहते हैं, तो मतलब कोई जादू की छड़ी से तो नहीं आगे लोग, या बन गया रोड सब कुछ। और जब रास्ता उधर रोजगार पैदा हुआ, लाखों लोगों का रोजगार उधर पैदा हुआ। आज भी अगर एक मिसाल है, वहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई जूस वाला बैठा है, कोई जनरल स्टोर वाला बैठा है, कोई एक मिसाल है कोई कपड़े वाला वहाँ बैठा है, कोई फूड चेन्स वहाँ बैठी हैं, तो उनकी फैमिलीज़ की सबके रोजी रोज़गार वहाँ चल रहे हैं ना, सिर्फ उस जगह पे नहीं, पूरे शहर में सब जगहों पे। तो रोजी रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसी से लिंक्ड और इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना। जो बंदे अगर आज आपके और हमारे जिन कपड़ों को हमने और आपने पहना हुआ है, जिन भी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, उनके पास जब सरप्लस मनी आता है तो वो अपने बच्चों के लिए ज़मीन खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, बेंगलोर्स खरीदते हैं ना। तो भाई अगर वो अच्छे काम करेंगे, इस तरह प्रॉपर्टी की मार्केट चलेगी, तो प्रॉपर्टी की जब मार्केट चलेगी तो सारा मजदूर तबका है वो सब, देखो ना हमारी बिल्डिंग में चुनाई प्लास्टर होता है, शटरिंग लगती है, बहुत सारे काम होते हैं। मतलब मैंने कहा ना, ये तो हम बोलते रहेंगे तो सुबह तक बोलते रहेंगे। सही बात। तो ये इसी से तो रोजी रोज़गार बनता है, तो ये बैकबोन है। अगर ये चलती रहेगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अगर कुछ मुल्क दुश्मन नासिर हैं जो हम देखते हैं अजीबो गरीब पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बार बार चीज़ों को हर्डल्स लाते हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारा मुल्क डैमेज हो रहा है। हमारे पास था क्या, जो दिया हमें पाकिस्तान ने दिया, जो दिया इस पाकिस्तान ने दिया ना। अभी भी हम बाहर किसी भी मुल्कों में 3600 मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस उम्र में हमें घुमा दिए, अल्लाह का एहसान है। कितने मुल्कों में हम गए, वहाँ भी जब हम जाते हैं तो एयरपोर्ट से उतरते ही हम कैसे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे माजरत के साथ, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, हम सब की बात करूँगा, आते के साथ ही एयरपोर्ट पे हम लोग दूसरे अंदाज में खड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अपने आप को भी सही करने की ज़रूरत है, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है, चीज़ें बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। और ये जो बाहर बैठ के लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, मैं कहता हूँ वो जलते हैं हमारे पाकिस्तान से। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है हमारा पाकिस्तान, और मोर देन परफेक्ट बहुत जल्द होने वाला है इंशाल्लाह। जो बाहर चले गए इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। आमीन सुमा आमीन। और इनके ये नेक अल्फाज मोर देन परफेक्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल होगा। पाकिस्तान अपने मजबूती और इस्लाम के किले के तौर पर ही बुनियाद रखी गई थी, और 27वीं रमज़ान को आज़ाद होने वाले किसी मुल्क को कोई सरनिगूं कैसे कर सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। और पाकिस्तान मोर देन परफेक्ट होकर इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे पर है और उभरेगा इंशाल्लाह ताला। इन्हीं अल्फाज के साथ आप इस प्रोग्राम को कम बेश हमें रैपअप करना है। सईद भाई, दिल तो नहीं चाह रहा कि इस मुख्तसर से वक्त को हम कम करें, लेकिन हम घड़ी की सुइयों के साथ चल रहे हैं। फाइनली जिस तरह से आपने अपने मैसेज देना चाहूँगा देखने वालों को, एक मैसेज ज़रूर। बस इन्नमल आमालु बिन्नियात, मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें देखी ना उन सब का एक ये कहना है कि बस नीयत साफ़ तो मंजिल आसान, और पाकिस्तान है तो हम है। इन दो बातों को लेके पकड़ के चलें, कोई टेंशन नहीं आएगी इंशाल्लाह। अमल का दारोमदार नीयत पर है, ये बताया इन्होंने कि आपकी नीयत ठीक है तो आप आगे बढ़ते चले जाइए। नशीब व फराज हर हिस्सा है, लेकिन अगर आप तेज़ रैली की तरह आगे बढ़ेंगे तो कोई नशीब व फराज आपको रोक नहीं पाएगा, और आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे उस बहते हुए पानी की तरह जो अपना रास्ता खुद बनाता है। नाज़रीन कराम, अब आखिरी सवाल, जिस नशीब व फराज से आप गुजर के आए, आपने कहा कि आपकी अर्ली ज़िंदगी कुछ और थी, अल्लाह पाक ने आपको रास्ते दिखाए, आगे निकलते। इसी अंदाज से दी मेमन TV HD की भी अपनी एक लेगेसी है। मुख्तलिफ रास्तों से, डगर से, आजमाइशों से गुजरता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज न सिर्फ मेमन कम्युनिटी बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी का एक मुनफरिद नाम है दी मेमन TV HD। पूरी कोशिश करता है अपने तौर पर ईमानदारी के साथ, नेक नीयती के साथ, कि अली गोडल साहब की सरबराही में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे टीम का जो इजाफा है वो भी आप देखते चले। और आपसे टकी पिछी हुई बात नहीं है, आप हमारे सरपरस्तों में से एक हमेशा से रहे हैं और आइंदा भी आप हमारे साथी होंगे। कैसे देखते हैं दी मेमन TV? और आपने अल्ताफ़ भाई, वो बहुत आसान सी बात है, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सीइंग इज़ बिलीविंग, हम देख रहे हैं।
दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा है मेमन टीवी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा कोई ना कोई क्रिएटिविटी के साथ ये आपकी टीम है जो अली भाई की है, वो कुछ ना कुछ नया लाती है और सारे मेमनों को एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, आगे ले जाते हैं। ये जो लोग अभी देख रहे हैं ये दुनिया में देखा जा रहा है। तो कहीं कोई ऐसी जगह पे एक छोटे से एक मोबाइल से शुरू करना और उसके बाद माशाल्लाह इस ह्यूज सेटअप पे आके बैठ जाना, इतनी टीम बढ़ जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमारे अली गोडिल को, आपको, आपकी तमाम टीम को, सबको बहुत इज़्ज़तें दे, बहुत बरकतें दे। और इसके लिए वो कहते हैं ना, बस नाम ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है और ऐसा काम अभी तक कॉम्पिटिटर को नज़र नहीं आया करने वाला मेरे ख्याल से। मैं तो चाहता हूँ कॉम्पिटिटर आए, उसकी वजह कि दोनों में जुस्तजू और बढ़ेगी और हमारे मेमनों का, हमारे पाकिस्तान का और नाम रोशन होगा। बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन दुनिया में हर जगह आपकी उस ट्रेड को पर्टिकुलरली और आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। और नज़र कराम, इस गुफ्तगू को अब कमोबेश हमें इख्तिताम तक ले जाना होगा, क्योंकि अब हमें हमारे स्टूडियो के अंदर कुछ खुशबुएँ आना शुरू हुई हैं, क्योंकि हमारे किचन के चूल्हे जल चुके हैं और हमारी शेफ्स जो हैं बिल्कुल तैयार हैं अपने अगले सेगमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं रमज़ान दस्तरखान के लिए। तो इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया करते हैं हमारे मेहमान का और चलते हैं किचन की जानिब।